अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर पीओसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं फ्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन क्विजेस भी एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com। और जाइए फौरन से वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, साइन अप कीजिए और फ्री में तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारे बुक के लिहाज से चैप्टर 6, जो कि है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो कि एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके हम ऑलरेडी एक लेक्चर जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लेक्चर 1 में जो हमने चीजें डिस्कस करी थी वो थी हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रिलेटेड कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हमने डिस्कस किया था और काइंड्स ऑफ कंपनीज को भी डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो फौरन से उसे पहले देख लीजिए ताकि ये लेक्चर 2 आपके लिए समझना और इजी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट करे बजाय हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ फाइल शेयर कर लेते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, लेकिन अगर जो लोग इस वीडियो से अपने आप इसकी स्टार्टिंग ले रहे हैं तो उनके लिए मैं दोबारा से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बता देता हूँ कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर जो है जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही उसके ऑनर होते हैं। वैसे तो हर कंपनी के इन्वेस्टर्स जो भी इसमें पैसा डाल रहे हैं वो उसके ऑनर ही होता है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या होता है कि ये इसके जो ऑनर होते हैं वो जनरल पब्लिक होती है या वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस कंपनी का हिस्सा बनते हैं और ये क्वांटिटी के लिहाज से काफी ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिहाज से, इसलिए इसको कंपनी का नाम दिया जाता है। और ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है ये एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती है। ये एक प्रोसीजर से गुजर के फिर जाकर ये कंपनीज अपने स्टार्टिंग पर आती हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें उसको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। आपने कल सोचा और आज से आप वो कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो प्रोसीजर होता है, जो स्टार्टिंग का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है वो काफी लेंथी होता है, काफी डिटेल्ड होता है। तो आप इसको स्टार्ट ऐसे ही नहीं कर सकते, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लेके जाना पड़ता है। कंपनी के अंदर जो होता है वो शेयर्स का नाम आप इस दफा सुनेंगे, शेयर्स की काफी ज्यादा डिस्कशन होगी, बॉन्ड्स की डिस्कशन होगी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको हम नाम देते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर्स का। कि जब कंपनी जो है एक अपने फॉर्मेशन पे आती है तो वो अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू करती है, और जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कि जो लोग होते हैं, वो उस शेयर्स को खरीदते हैं और वो खरीद कर कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब समझिए कि ये बट रही है इसकी ओनरशिप और आपने इसकी ओनरशिप को खरीद लिया शेयर्स के तौर पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने आप उसकी ओनरशिप अगर आपने खरीद ली है तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। आपको जो दिल में आएगा, जिस टाइम दिल करेगा, कंपनी का नेम चेंज कर देंगे, जिस टाइम दिल करेगा उसके मैनेजमेंट में हिस्सा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। तो इस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए एटलीस्ट हर एक शेयर होल्डर के पास कंपनी का एक स्टॉक मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हमने इससे पहले काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था। अब उसके अंदर एक टाइप थी रजिस्टर्ड कंपनीज की। तो रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो कि लीगली तौर पर जो है वो अपने फंक्शंस को गवर्नमेंट के लिहाज से चला रही होती हैं। और कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं जो हर लॉ जो है, गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है और उस लॉ के अंदर जो है कंपनी के भी लॉज होते हैं। कंपनी के लॉज को जो हम बोलते हैं वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, आई थिंक
जी, 1984 जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस है, मतलब एक गवर्नमेंट लॉ है। इसके मुताबिक ही कंपनीज को चलना पड़ता है, और जो कंपनीज इसके मुताबिक चलती हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो भी अगर वो कंपनी चल रही है, कल को बंद होना है या कोई मसले मसाइल आते हैं, तो वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपने कंपनी की एक्टिविटीज को आगे चलाएगी। ठीक है? और अगर कंपनी इन चीज़ों को वायलेट करती है, उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो गवर्नमेंट जो है या कोर्ट जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। ठीक है? या कोई भी बंदा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कि ये जो है ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ में या अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है ये कंपनी, और ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो रजिस्टर्ड कंपनीज़ जो होती हैं वो 3 किस्म की 3 उनको 3 किस्म में और डिवाइड किया गया है कि कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स। ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि आपको इनके नाम से पता चला होगा, जो शेयर्स पे लिमिटेड होती हैं। ये जो कि मैंने आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताया था, जब डेफिनेशन तो मैंने इसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ज़्यादातर यही कंपनीज़ होती है जो कि शेयर्स अपने मार्केट में अपने इश्यू करती हैं। और इनके जो शेयर्स होते हैं, मतलब कि इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब कि इसकी एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी के 10,000 रुपए के आपने शेयर खरीदे, और कल को कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही है, उसको लॉस हो रहा है, तो वो कंपनी बंद होना चाह रही है। तो आपको जो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी, वो सिर्फ़ आपको जो नुकसान होगा वो 10,000 रुपए का होगा, 10,000 रुपए से ज़्यादा का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी जो ओनरशिप थी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो सिर्फ़ 10,000 रुपए की थी, और आप सिर्फ़ लायबल हैं 10,000 रुपए के। इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट आप नहीं देंगे, तो इट मीन्स कि उस इंसान की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है, और रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली दूसरे नेचर ऑफ बिज़नेसेस में। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक ही बंदा जो मालिक होता था, अगर उसको नुकसान हो जाता था तो उसको नुकसान को भरपाई उस लिमिट लायबिलिटीज को पे करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ते थे, जो कि सेम पार्टनरशिप में भी होता था। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर डिपेंड करता था कि पार्टनर वो काइंड ऑफ पार्टनर कौन सा है। अगर वो एक्टिव पार्टनर्स हैं या स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, या वो जो पार्टनर्स हैं जिनका सिर्फ कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, तो उनका काम है कि वो नुकसान की भरपाई करेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर ये मसला नहीं होता है, इसकी वजह से यहाँ पे रिस्क जो होता है काफ़ी लो हो जाता है। तो ठीक है, हमारे पास उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और वन पर्सन कंपनी। ये 3 है सब कैटेगरीज़ ऑफ कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स की। ठीक है? कि इनके जो शेयर्स हैं वो तीनों कंपनीज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है ये कुछ चंद लोग मिलके बनाते हैं। मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, या मैक्सिमम वैसे आपकी बुक में 50 या 70 लिखा है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकते हैं। ये अप टू 200 तक लोग जा सकते हैं, ये पार्टनर, ये बिज़नेस पार्टनर्स जो हैं, आई मीन इसके जो शेयर होल्डर्स हैं। और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये जनरल पब्लिक नहीं होती है, ये स्पेसिफिक कुछ लोग होते हैं, कुछ ख़ास लोग होते हैं, वो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, और इसके अंदर कोई भी बंदा जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जो कंपनी डिसाइड करेगी अपने शेयर्स जिनको देगी, सिर्फ़ वही उसका उसका पार्ट बनेंगे उस कंपनी के ओनरशिप का। और इसके अंदर मसला ये होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। मतलब कल को अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं, आप कंपनी से हटना चाहते हैं, तो आप कंपनी से हट नहीं पाएँगे। आपको एक प्रॉपर्ली प्रोसीजर से, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आप अपने शेयर बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी को इंक्लूड करके उसको अपने एतमाद में लेके, या तो आप कंपनी को ही बेच देंगे, या आप बताएँगे कि ये बंदा है, और अगर कंपनी को वो बंदा सूटेबल लगेगा तो आप उसको शेयर बेच सकते हैं, वरना इतना आसान यहाँ पे नहीं है ट्रांसफ़र और शेयर करना। उसके बाद इससे पहले, सबसे पहले जो आता है वो ब्लू वाला जो हाइलाइटेड है, दैट इज़ वन पर्सन कंपनी। ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप आप समझ रहे होंगे, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी जैसे एक मेंबर होता है, तो इसके अंदर भी एक ही मेंबर होता है जो कि कंपनी को चला रहा होता है। लेकिन उस सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो अनरजिस्टर्ड कंपनीज़ होती है, ये रजिस्टर्ड कंपनीज़ है। ये जब आप एक बंदा जो है वो बिज़नेस को बहुत अगले लेवल तक ले जाता है, और वो कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चल रहा होता है, वो बिज़नेस को एक कंपनी की फ़ॉर्म दे देता है, तो वो फिर वन पर्सन कंपनी में आ जाता है। इट मीन्स कि वो सारे के सारे अब गवर्नमेंट रूल्स को फ़ॉलो करेगा।
लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, हर चीज में होगा और हर स्टेप में होगा। ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, इनकी जो ये लार्ज स्केल के बिजनेसेस होते हैं और इनके जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। और इसकी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब कि अगर कल को अगर आपको समझ में नहीं आ रही कंपनी, आपको पैसों की जरूरत है, आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए थे, अगर आपको कल को पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने मार्केट में ही जो ये स्टॉक मार्केट होती है, यहाँ पे आप जाकर ये आराम से अपने जो है शेयर बेच सकते हैं और ऑन हैंड आप जो है उसी टाइम हाथ के हाथ आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके शेयर जितने के होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है पब्लिक कंपनीज की तरफ, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरफ, एज कम्पेयर टू प्राइवेट या 1 पर्सन कंपनी के लिहाज से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एतमाद लोगों का ज्यादा होता है इसमें, इसलिए इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मिनिमम जो है नंबर वो 7 होते हैं और अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कि हजारों में लाखों में भी हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ये बेसिकली क्या चीज होती है कि वो कंपनी होती है जो कि अपने जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके पास उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो सिर्फ तब ही लाइबल होंगी जब कल को पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर और इनके जो पार्टनर्स के साथ एक अग्रीमेंट होता है कि आपने इतने पैसे आपने कल को देने हैं अगर ये सिचुएशन आती है। कल को अगर कोई मसला मसाइल आता है, ये वैसे ज्यादातर फिलेंथ्रोपिकल, मतलब कि ये ज्यादातर सोशल इश्यूज या एजुकेशन के लिहाज से अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड होती हैं, ये कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चल रही हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि इनका अल्टीमेट गोल जो है वो प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप इसको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे उसके साथ, लेकिन ये प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन इनका जो मकसद होता है ना वो कुछ ऐसा होता है कि जो कि एजुकेशन से रिलेटेड या वेलफेयर या बेटरमेंट के लिहाज से होता है। तो इसमें ये होता है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल किसी मसले मसाइल या कोई ऐसा कॉज आता है जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, या ये बिजनेस बंद होने वाला है, वाइंड अप की तरफ जा रहा है, तो जो प्री डिसाइडेड जो पैसे होंगे, जितना भी अमाउंट होगा वो उनके जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको उतनी अमाउंट कंपनी को पे करनी पड़ेगी। और इधर भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं और अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, लेकिन ये कंपनीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जब कंपनी में बंदा पैसे तब इसलिए इन्वेस्ट करता है कि कल को हमें नुकसान हो तो वो इतना ज्यादा ना हो, हमारी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहे। तो इसलिए ये सिर्फ एक बुकिश नॉलेज तक के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं जिसके अंदर जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और इसका ये मतलब होता है कि कल को अगर कंपनी कोई लॉस बेयर कर रही है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। और उस लॉस बेयर करने के लिए, मतलब कि अगर उसने 10,000 रुपए अगर उसने 10,000 रुपए के शेयर से, तो 10,000 रुपए का नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाखों का भी हो सकता है, करोड़ों का भी हो सकता है, जितना कंपनी लॉस बेयर कर रही है। तो उन सबको शेयर करना पड़ेगा लॉस को, तो वो अनलिमिटेड कंपनीज में होता है। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नंबर वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि हमने पिछले टॉपिक में, जो कि हमने टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर काफी ज्यादा इसको डिस्कस किया कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जितने आपने पैसों के शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, आप उतने ही पैसों के लाइबल होते हैं। कल को कंपनी को नुकसान हो, फायदा हो, आपको वो आपके 10,000 रुपए वहां पे महफूज है। अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 या 10 लाख के भी आपके शेयर हो सकते हैं, तो लेकिन आपको नुकसान उतने ही पैसों का होगा और आप उतने ही पैसों के रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के लिए। ठीक है जी। जो कि सबसे बेस्ट चीज है और कस्टमर्स को यही चीज अट्रैक्ट करती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क, इसके अंदर ये होता है कि जाहिर सी बात है कि जब जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उसके अंदर, उतना रिस्क जो है वो आपका बढ़ जाता है। एक बंदा है, अगर उसने कंपनी चलाई है और उसने अपने 10 फ्रेंड्स को साथ में इन्वॉल्व कर लिया, तो जब वो एक बंदे को नुकसान हो रहा था, अब वो 10 बंदों
जब 10 बंदे मिलके उसको नुकसान को बेयर करेंगे तो वो उसके लिए हल्का हो जाएगा, वो उसके लिए रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कल को अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने बॉन्ड्स जो है वो इशू कर देते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपका जो है रिस्क काफी ज्यादा लो हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर कल को नुकसान भी होता है तो आपको कोई इतना आगे पकड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि हर बंदे ने एक लिमिटेड अमाउंट जो है उसके अंदर इन्वेस्ट की होती है, तो उनको इतना फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ जाए कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस का ये होता है कि स्टेबल बिजनेस होता है, क्योंकि जब इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा होते हैं तो कंपनी का जो लॉस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और इसके अंदर ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है वो मर जाता है, मतलब इसके कोई भी मतलब थाउजेंड्स ऑफ, आपको मैंने बोला ना थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर एक बंदा मर जाता है या एक मैनेजर को हटा दिया जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी एक बंदे को रिमूव कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, कोई एडिशन हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां से निकल रहा है, तो इससे बिजनेस की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये बिजनेस स्टेबल रहता है। ठीक है, किसी के आने या जाने से बिजनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है शेयर होल्डर्स के। लेकिन दूसरे बिजनेसेस में पूरा बिजनेस का जो निजाम है धर्म भरम हो जाता है, अगर उसका कोई एक बंदा आए या एंटर हो या उसमें से एग्जिट कर जाए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है कि मैनेजमेंट जो है ओवर आर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आर एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, who in turn delegate many of their functions to whole time officers. The directors are elected by the shareholders. अच्छा जी, इसके अंदर होता क्या है कि आप जो सब बंदों की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो काम की तरफ होती है। ठीक है, कि मतलब उनका फोकस होता है कि बिजनेस जो है ये ग्रो करे। ठीक है, इसकी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं कि जो लोग स्पेशलाइज होते हैं, और आप ही लोगों में से पता लगा वो शेयर होल्डर्स में से ही कुछ लोग होते हैं, और शेयर होल्डर्स ही मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक में। ठीक है, और ये जो 7 लोग हैं ये मैं आपको बताने कि मिनिमम है, इससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। ये 7 लोग शेयर होल्डर्स ने मिलके इलेक्ट किए, मतलब कि एक वोटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, उसके अंदर प्रॉपर्ली पूरी कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसके पूरे जो भी सिस्टम पूरे साल में कंपनी ने क्या किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, किस तरीके से कंपनी को किस तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ गई, किस तरीके से रिस्क आए, कौन-कौन सी प्रॉब्लम से गुज़री, ये सारी चीज़ें बताई जाती है, और उसके अंदर फिर वोटिंग भी होती है। लाइव वोटिंग होती है और शेयर होल्डर जो है अपने मुताबिक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके फिर एक कंपनी का हेड बनाते हैं जिसको हम सीईओ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनका फोकस होता है बिजनेस की तरफ। तो अगर कल को अगर वो काम नहीं भी सही कर रहा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा दूसरे बंदे के साथ। लेकिन आप दूसरे नेचर ऑफ बिजनेसेस के अंदर ये नहीं कर सकते। वहां पे एक बंदे को हटाना मीन्स कि उसको उसको जो है ना छेड़ देना, और जब वो छिड़ जाएगा तो जैसे पार्टनरशिप में होता है कि अगर एक बंदा अपनी जिद पे आ गया तो फिर क्या करता है कि वो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। तो उसके अंदर ना सबको सब दूसरे को मना के रखना पड़ता है, खुश भी रखना पड़ता है कि यार ये नाराज ना हो जाए। तो इसके अंदर काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है, तो इसके अंदर वर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो इसके अंदर ये चीज इसकी बेस्ट चीज है। बेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत अच्छी चीज ये है कि आप कल को अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आप अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी को बेचना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, और उसके रिटर्न आप पैसों की जरूरत है, आप पैसे लेना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर बहुत ईजी है। पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बिजनेस बड़े स्केल पे चल रहा है, तो कल को इसका ग्रोथ काफी ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज होते हैं और जो पार्टनरशिप कंपनीज होती है, इनको आप विदाउट अनरजिस्टर्ड तरीके से भी इसको चला सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर आपकी मर्जी होती है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी चीज आ जाती है कि आपको जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
और इसका जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके अंदर और काफ़ी टाइम लग जाता है सिर्फ़ अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट कंट्रोल इसके अंदर हर स्टेप पे जो है ना गवर्नमेंट आपके ऊपर कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है? सिर्फ़ फॉर्मेशन के दौरान ही बल्कि थ्रू आउट द जर्नी जो है हर चीज़ पे गवर्नमेंट आपके ऊपर नज़र रखी हुई होती है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। कहीं इल्लीगल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं अनएथिकल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा। क्योंकि जब आप एक बड़े स्केल में काम कर रहे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी चेक एंड बैलेंस रखना आपके बिज़नेस के ऊपर कि आप वो कंपनी को किस तरीके से लेके जा रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत से लोगों का पैसा मौजूद है और आप कल को फ्रॉड करके भाग सकते हैं। तो इसलिए जब कंपनी जो है वो आपको ऊपर कंट्रोल रखती है तो वो जो कंपनीज़ भी डरी रहती हैं कि हम भागेंगे तो गवर्नमेंट जो है छोड़ेगी नहीं, ठीक है? थर्ड वन इज़ हाई टैक्सेस एंड फीस। अच्छा, इसके अंदर हाई टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जैसे कि इसके अंदर गवर्नमेंट का जब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो डबल टैक्सेशन हो जाती है, डबल हर चीज़ में फीस होती है, हर चीज़ का हर प्रोसेस के लिए आपको अलग फीस देनी पड़ती है। इवन जो प्रॉफिट भी आप देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो इसके अंदर प्रॉफिट होता है ना जो बाकी चीज़ों में हमने प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया था लेकिन यहाँ पे डिविडेंड का वर्ड यूज़ होता है कि जब आप शेयर्स वगैरह इश्यू करते हैं मार्केट में और जब लोगों को उन शेयर्स के बदले में जब प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो जो डिविडेंड होता है उस डिविडेंड के अंदर भी टैक्स कट के आता है और तो इस तरीके से वो टैक्स उस जगह से भी कट रहा है और कंपनी के अपनी भी ऑपरेशंस वगैरह जो भी वो कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई भी फीस है अलग-अलग किस्म की, तो उसमें गवर्नमेंट जो है अपनी फीस और टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करती है। ओनरशिप विदाउट मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सिर्फ़ अपनी पैसों की महदूद तक ही ओनरशिप में इन्वॉल्व हैं। उनके उनका मैनेजमेंट से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कर रहे हैं, जिस तरीके से बिज़नेस चला रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी होगी। शेयर होल्डर सिर्फ़ पूछ सकते हैं कि आप ये किस तरीके से कर रहे हैं? ये कंपनी क्यों लॉस में जा रही है? क्या मसले-मसाइल है? तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपको रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको बताने में। लेकिन वो भी एक एनुअल मीटिंग के अंदर या अगर कोई बीच में कोई मीटिंग्स रखी जाती हैं, तो उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, आप डे टू डे ऑपरेशंस में जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, आप उनको नहीं पूछ सकते, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसकी वजह से ये इसकी रिस्ट्रिक्शन भी एक बैरियर भी आ जाता है क्योंकि जो दूसरी नेचर ऑफ बिज़नेसेस हैं, जैसे पार्टनरशिप में हर पार्टनर का अपना एक रोल होता है और अगर आप एक्टिव पार्टनर्स होते हैं तो आप जो है मैनेजमेंट में घुसे हुए होते हैं, आपसे बिना पूछे कुछ भी डिसीज़न नहीं होगा। आप कोई भी डिसीज़न लेना है तो आपके साइन्स वहाँ पे ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी मसला नहीं होता। यहाँ पर ये है कि सिर्फ़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अपर जो है लेवल के लोग ही इसको कैटर कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ को और जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी लग्ज़रीज़ हैं, वो सब की सब उनको मिल रही होती हैं और आप सिर्फ़ एक डिविडेंड तक ही महदूद होते हैं कि कंपनी प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट करेगी डिविडेंड आपको मिल जाएगा बस। यही आपका कंपनी से इतना ही ताल्लुक होता है। ठीक है जी, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको ईज़ी से ईज़ी तरीके से वर्डिंग में समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ फिर भी मिस हो गई है, समझना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे लिंक्स मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर हमसे आप वन ऑन वन सवाल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक्टिवली आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई मसले-मसाइल आ जाते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर 6 से रिलेटेड ही क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेंथी चैप्टर है, तो इसके टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।